हम कल टाइम निकाल ले, मतलब भौगोलिक प्रभावित करने वाले कारक में चल रहे थे, है ना। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, पहला इसमें हो गया आपका क्या, भौगोलिक स्थिति। हम्म। अब दूसरा आता है भौगोलिक स्थिति, तो समझ में आ गई क्या भौगोलिक स्थिति है, तो वहां का पर्यावरण कैसा होगा, ये कंफर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। ठीक। दूसरा आता है आपका जलवायु। जलवायु क्या होती है भाई, जैसी भौगोलिक स्थिति होगी उसके अकॉर्डिंग ही क्या बनेगा, क्लाइमेट बनेगा ना। तो क्लाइमेट किसे कहते हैं, जलवायु किसे कहते हैं। नहीं, मौसम किसे कहते हैं। मौसम, मौसम और जलवायु दोनों एक होते हैं कि अलग अलग होते हैं, अलग होते हैं। तो मौसम क्या है, ठीक है। जैसे आज एकदम से गर्मी बढ़ गई, थोड़ी देर बाद धूप निकल आई, हो सकता है कुछ समय बाद एक तूफान आ जाए, ठीक है ना। तो ये जो थोड़े समय के लिए परिवर्तन चेंज होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं, वेदर कहते हैं, ठीक है ना। वेदर मतलब कुछ समय के लिए जो रहे, क्षणिक समय के लिए रहे, ठीक है ना। और लंबे समय, मौसम का लगभग 30 से 40 वर्ष का एक औसत एवरेज किसी स्थान विशेष का, वो क्या होता है, आपका क्लाइमेट या जलवायु होता है, ठीक है ना। ये किसी स्थान पर अभी परिवर्तन हो रहा है, गर्मी हो रही, ठंडी हो रही है, एक ही दिन में कई चेंजेज हो सकते हैं, तो ये क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, तो ये क्या हो गया, मौसम, वेदर, ठीक है ना। बट जो लॉन्ग टाइम में एक 30-40 साल का हम अध्ययन कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ही रहता है, अधिकांश से होता है, ये होता है, तो उसे हम क्या बनाते हैं, क्लाइमेट बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग किसी भी स्थान पर क्या होता है, पर्यावरण होता है। ठंडी कोल्ड क्लाइमेट होगी, जहां ठंडी जलवायु होगी, वहां पर अलग प्रकार के जीव जंतु होंगे। मान लेते हैं पोलर वाला रीजन देखते हैं, या हम कहें ध्रुव वाला पार्ट देखें, या हम कहें बर्फीला पार्ट देखें, चलो हिमालय देखते, यहां की वनस्पति अलग होगी। जो विषुवत रेखा है वहां पर आपके 12 माह क्या होता है, गर्मी रहती है, रात में ठंड रहती है, दिन में पानी बरसता है, तो एक ही दिन में तीनों मौसम हो जा रहे हैं वहां पर। तो वहां की क्लाइमेट अलग होगी, वहां उसके उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही जीव जंतु होंगे जो उसमें जीवन यापन कर पाए, और जो उतना ताप नहीं सहन कर पाएंगे वो क्या होंगे, वहां से या तो मर जाएंगे या भाग जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पे जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मानव हैं, और उनके क्रियाकलाप है, वो सारे के सारे उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होंगे, अनुकूलित। भाई तभी तो होगा, बात सही है कि नहीं। यहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग ही कृषि होती है, जो आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वो भी इसके अकॉर्डिंग है, कब क्या होना है
ये सब हमें पता होता है। तो ये सारे के सारे तत्व किसको प्रभावित कर रहे हैं? पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पहला भौगोलिक स्थिति क्लियर हो गया था। दूसरा क्या हो गया? जलवायु। जलवायु क्लियर है ना? इसमें लिखना पड़ेगा क्या? कुछ बन जाएगा कि पॉइंट लिखा दूं? लिख लो तो फिर। सेकंड पॉइंट क्या है? जलवायु। देखें, किसी स्थान की जलवायु, किसी स्थान की जलवायु उस स्थान के 30 से 40 वर्ष 30 से 40 वर्ष के मौसम का औसत होता है। मौसम का औसत होता है। ठीक है ना? क्लियर? दूसरी लाइन में लिखें, जब हमारे पर्यावरण में सामयिक परिवर्तन, सामयिक मतलब समय के अनुसार, है ना, या सडन परिवर्तन, अचानक से परिवर्तन आते हैं ना, जो अचानक परिवर्तन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उसे मौसम कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम है? आता है? बन जाएगा? ठीक। दूसरी लाइन में लिखे, जलवायु के अनुसार ही, जलवायु के अनुसार ही हमारे पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक हमारे पर्यावरण में बायोटिक है, बायोटिक, बायोटिक, हाँ, एबायोटिक, ठीक है ना? जाने क्या बोल रहे थे? जैविक और अजैविक घटक अनुकूलता पाते हैं। अनुकूलता मतलब समझ रहे हैं ना, कि फेवर में होगा और इन फेवर में। ठीक है ना? मतलब यहां कहने का मतलब ये है, आप कहेंगे कि जैविक और अजैविक घटक कैसे अनुकूलता पा रहे हैं, है ना? तो यहां पे देखिएगा, पेड़ पौधे जीव जंतु कोई भी ले लो इनमें से, ये अगर उस जलवायु में रह पाएंगे, सहन कर पाएंगे, तब तो रहेंगे। वो जीव जाति वहां क्या होगी? विकसित हो पाएगी। और अगर वो नहीं रह पा रहे हैं तो वहां विकसित भी नहीं होंगे। हम पेड़ पौधे ले आए, यहां पर सेब के पेड़ लगाए, क्या सेब के लिए क्लाइमेट उचित है छत्तीसगढ़ में? नहीं हो पाएगा ना, यहां का अलग ही क्लाइमेट है। अगर हम यहाँ पे बादाम के पेड़ लगा लें तो हो सकता है हम उसकी सेवा करें, हो जाए, लेकिन उतना बेटर बादाम तो नहीं मिलेगा। समझ रहे ना? तो वो अनुकूलता किसके अकॉर्डिंग होगी? उसकी जलवायु के अकॉर्डिंग। अगर है तब तो वो फले फूलेंगे, और नहीं है तो गायब हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे गिद्ध थे ना, बलचर जिन्हें कहते हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले 2003, 4, 5, 1, 2, 3 तक मानो, जब शायद 10वीं 11वीं के समय था, तब की घटना है, वो तब ज्यादा हो गया था। 2003 जब छोटा ही होगा, लगभग लगभग होना चाहिए 7-8 साल वाला, वैसा। उस वक्त में आप सोचो, भयंकर गिद्ध थे, इतने गिद्ध, मैं हकीकत बता रहा हूं कि अगर एक बड़ा जानवर आकर के मर जाए
तो उसको मुश्किल से 3-4 घंटा लगता था, गिद्ध इतने आते थे, मतलब सैकड़ों की तादाद में तो गिद्ध आते थे, और ये लंबी उनकी गर्दन होती थी, अंदर तक घुसा घुसा के उसके पूरे आंतड़ी आंतड़ी सब खत्म। केवल वहां मिलता था क्या, उसका वो हड्डी वाला पार्ट जो कठोर होता था। लेकिन आज जानवर सड़ता रहता है, वो छोटे छोटे उसमें कीड़े हो जाएंगे, फिर वो जाकर के पूरा विलीन होगा मिट्टी में। उसमें कम से कम महीनों लग जाते हैं उसको। कहीं आप देखिए एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है गाड़ी से, कार वगैरह से, अगर तो वो रोड के किनारे पड़े होते, वहां पे सड़के वो एक एक करके उसमें करोड़ों खरबों कीट होते हैं, हो जाते हैं ना, फिर वो उसमें मिला के वो खुद खत्म हो जाते, उनका भी चक्र पूरा हो गया। तो ये पहले की जो स्थिति थी, उन्होंने देखा गिद्ध ने कि धीरे धीरे करके वो हमारे एनवायरमेंट से गायब हो गए। भाई तब तो सही था, उनको अनुकूलन मिल रहा था, फल फूल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनका अनुकूलन क्या हो गया, डिसबैलेंस हुआ, वो नहीं उसमें सरवाइव कर पाए, पलायन कर गए। कुछ मर गए होंगे, कुछ वहां से माइग्रेट कर गए। माइग्रेट करके लास्ट टाइम मुझे मिले थे 2012 में, जब कन्याकुमारी गया था, तो वैसा वाला झुंड मुझे वहां मिला था 12 में। तो अब उसके बाद तो पता नहीं, अब उतना ज्यादा घूमना नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज पता चलता कहाँ कहाँ है और कहाँ नहीं बचे। तो ये चीज क्या है, उनको अनुकूलन नहीं मिला, पलायन कर गए, अब वो नहीं बच पाएंगे, अगर ले भी आओगे तो मर जाएंगे। मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज हमारे एनवायरमेंट में यहाँ पे होना चाहिए। बल्कि गिद्ध ये थोड़ा सा ठीक एरिया है, लेकिन यहाँ पर भी जैसे शहर आए, डेवलप हुए, रेडिएशन हुआ, मोबाइल्स के बाद तो बिल्कुल धीरे धीरे चिड़िया भी गायब हो रही हैं, बहुत सारी प्रजाति, समझ रहे ना। तो वो चीजें क्या है, उनके अनुकूल नहीं रही है, क्लियर है। तो वो जीव जाति वहां नहीं रहेगी या नहीं बचेगी, दो चीजें, या तो खत्म ही हो जाएगी या वहां से माइग्रेट कर जाएगी, दूसरी जगह चली जाएगी। ठीक है ना, क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो कुत्ते का ये जो लार वगैरह है, हाँ, खुद मर गए। ये भी बात सही कह रहे हो, क्योंकि कुत्तों के दो चीजें हैं, काटे चांटे श्वान के दो ही होत विपरीत, ये सुने होंगे आप। कुत्ते का काटना और कुत्ते का चाटना दोनों विपरीत काम करता है। अगर कुत्ता चाटता है तो वह अमृत के समान, घाव पे चाट ले पूरा सही हो जाता है, और अगर कुत्ता काट ले तो आदमी पागल होके मर जाता है। ये भी ठीक है, वो खाते हैं तो उसमें उसकी लार जाती होगी, लार उसमें मिलती होगी, और उसका काटा हुआ खाया हुआ गिद्ध खाते होंगे तो वो मर जाते होंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसीलिए वो यहाँ से बहुत सारे मर गए होंगे और बहुत सारे वहां से भाग गए होंगे, माइग्रेट किए होंगे। ये भी सही सही स्टडी है, जहां की भी हो, ये मतलब ये एक है विश्वसनीय चीज, बिल्कुल सही बोल रहे हैं इसके। नहीं, डॉग्स क्योंकि सभी कुत्ते जिनमें इंजेक्शन नहीं लगा होता उनको तो हम बाहर खुला छोड़ भी नहीं सकते। हाँ, चलिएगा, ये बात क्लियर है, आगे बढ़े। अब दूसरी चीज आती है इसको प्रभावित करने वाले कारकों में, समुद्र तल से दूरी। नेक्स्ट थर्ड है समुद्र तल मत लिखो, समुद्र से दूरी लिखो, समुद्र तल से फिर ऊंचाई लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस फ्रॉम सी, केवल समुद्र से दूरी। यहां देखो, अब समुद्र से दूरी कोई भी स्थान अगर है पूरे ग्लोब पर, ठीक है ना,
पूजा राठौर जी पूछ रही हैं कितना क्लास में कंप्लीट हो सकता है। ओके। उमेश भाई पूछ रहे हैं कितने क्लास चल रहे हैं अभी। कितना चल रहा है अभी? 4 क्लास चल रहे हैं रेगुलर में ना। ओके। तो ईवीएस का ऐसा है कि वर्ग 3 का अगर हम लेके चलेंगे तो लगभग 1 माह में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। अगर फिर आपके ऊपर है, मैं 3 प्रकार से पढ़ाता हूँ, बच्चे सपोर्टेड हैं, अच्छे हैं, तो फिर मैं सिखाता हूँ, सीख जाएं चीजें। दूसरा होता है, लगता है कि बच्चे उतने सपोर्टेड नहीं हैं, तो फिर पढ़ा देता हूँ। और तीसरे, अगर बच्चे खराब हैं तो निपटा देता हूँ। तो ये आपके ऊपर है कि आप निपटना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। 3 पॉइंट है। ठीक है ना। निपट जल्दी जाते हैं, उससे थोड़ा टाइम लगता है पढ़ने में, उससे ज्यादा टाइम लगता है सीखने में। तो ये आपके ऊपर है भाई। कौन था ये? ओ, राठौर जी हैं कोई? ठीक। तो देख लीजिए कैसा करना है। मैं तीनों में जल्दी करना हो जल्दी भी, मतलब पॉइंट वाइज दे के खत्म करूंगा। इतना जो डिटेल हम लोग बात करते हैं समझाने के लिए वो कम कर देते हैं। ठीक है ना, मजाक कर रहा हूं, आगे समझने के लिए बात कह रहा था। ठीक है ना। तीसरा हमने पॉइंट लिया, क्या लिया? समुद्र से दूरी। तो अगर समुद्र से दूरी की बात करते हैं तो यहां देखो, ये वाला पार्ट देखेंगे तो आप यहां पर पाएंगे कि ये थोड़ा छोटा है और ये यहां पर ज्यादा दूरी है। ईस्ट जो है आपका कोस्टल एरिया, वो क्या है, उसमें ज्यादा डिस्टेंस है, मतलब वो एरिया बड़ा है। और वेस्टर्न जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो क्या है, कम है कोस्टल एरिया की। ठीक है ना। अब यहां देखो, यहाँ पे जितने भी आपके घर मकान या शहर हैं, यहाँ पर आप इनमें ना तो आपको ज्यादा एसी की जरूरी है ना कूलरों की जरूरत होती है। अगर पंखा है तो काम चल जाएगा। ठीक है ना। मतलब यहां कहने का मतलब ये हुआ, ना तो ज्यादा ठंड है और ना ज्यादा गर्मी है। ऐसा क्यों? इसका कारण समुद्र के किनारे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कहने का मतलब ये है। हवा, ओके, हवा मतलब हवा, हमें तो अब हवा तो अपने यहाँ पे भी चलती है, ठंडी होकर जाती है एसी बन के। वेरी गुड। देखो यहां होता क्या है, यहां हवा कभी रुकती भी नहीं है। एक बात ध्यान दो, यहाँ पे हवाएं हमेशा चलती रहती। कारण क्या है कि ये दिन का समय है, डे है ना। तो ये पूरा का पूरा एरिया पे अब तो नहीं है ना कोई, प्रायद्वीपीय है। ठीक है। ठीक, लास्ट, ये प्रायद्वीपीय भाग है। ये पूरा का पूरा एक समय था कि यहाँ क्या था, ज्वालामुखी थे। ठीक है ना। ये ज्वालामुखी बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके ये क्या हो गए, अपर्दित हो गए। ठीक है ना। अपर्दित समझ रहे हैं ना, प्लेन नहीं। डेनुडेशन जानते हैं, डेनुडेशन, ओके। इरोजन, इरोजन, हाँ ये ठीक है। इरोजन होता है हमेशा हर एक जगह पे होता है, अपर्दन कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ क्या होता है, बहुत समय से इन पर गर्मी पड़ रही है, फिर पानी बरस रहा है तो ठंडे हो रहे हैं, एकदम से ठंडा होगा, फिर ठंड आ गई और ठंडा होना है, गर्मी आई गर्म हो गए, फिर ठंडा, हजारों सालों से। तो इसमें क्या आ जाते, क्रैक्स आ जाते। ठीक है ना। क्रैक आए धीरे धीरे करके, उन क्रैक में क्या हुआ, पानी भरना शुरू हुआ, फिर ठंड आई, उसने एकदम फ्रीज किया, तो जो क्रैक इतने पतले थे वो इतने हो गए, अगले साल इतने हो गए, धीरे धीरे करके वो टूट के नीचे गिर गए। और नीचे धीरे धीरे करके ये हवा, पानी या बर्फ, ये 3 चीजें ये इसके एजेंट होते हैं जो इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है ना। तो इरोजन होता है उसे तोड़ फोड़ कर देना,
अपर्दन। और दूसरा होता है क्या, निक्षेपण। निक्षेपण मतलब क्या होता है, एक जगह से जाकर दूसरी जगह ये निक्षेप हो जाए, गिर जाए, जम जाए, ठीक है ना। तो यहां पे एक समय ऊंचे थे लेकिन धीरे धीरे करके अब उतनी ऊंचाई इनमें नहीं बची, कम बची। तो फिर भी अगर ऊंचे भी रहे नीचे भी रहे, लेकिन है तो क्या यहां पर रॉक से पूरा। अब रॉक आप देखिएगा और एक जगह सॉइल देखिएगा, दोनों में जल्दी गर्म कौन होगा, चट्टान और मिट्टी में दोनों में से कौन जल्दी गर्म होगा, पत्थर जल्दी गर्म होता है ना। और पत्थर के अगर स्थान पे रखा होता है कुछ और लोहा तो वो और जल्दी गर्म होता है। और मिट्टी, पत्थर, लोहा, ओ सॉरी जल है, वाटर है, आपका सॉइल है और ये रॉक्स है, इन तीन में से कौन जल्दी गर्म होगा, पत्थर। उसके बाद पानी, यही होगा ना। ठीक, ये जल्दी गर्म होगा, टेम्परेचर यहाँ हाई होगा। जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ प्रेशर, वायु दाब क्या होगा, लो होगा ना। गर्मी बढ़ेगी तो वायु दाब घटेगा, कम होता है। और वही समय में दिन में यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा इसकी अपेक्षा, क्योंकि ये वाटर है और वाटर धीरे धीरे करके गर्म होगा। तो इसकी अपेक्षा तो ये बहुत देर में गर्म होने वाला है, जबकि ये गर्म हो चुका है थोड़े ही समय में। तो यहां वायुदाब गिर गया और यहां वायुदाब क्या हो जाएगा, अधिक होगा। तो अब हवाएं बताइएगा आप, जो हवा है, पवन है, वो कैसे होगा, अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर बढ़ेगा, होगा ना। तो यहां से दिन के समय हवाएं इधर चलने लगती हैं। अब आपको यहां एसी की जरूरी नहीं पड़ेगी, हो जाएगा ना। अब रात आई, अब रात का समय देखो, ये तो दिन था, यहीं पे हमने रात ले ली। तो यहां देखेंगे कि रात के समय ये वाला पार्ट जितने जल्दी गर्म हुआ था उतने जल्दी यहां टेम्परेचर लो हो जाएगा। जैसे ही लो होगा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जबकि यहां पे अगर देखा जाए, ये आपका क्या है, अरब सागर वगैरह, हिंद महासागर, और यहाँ क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। तो ये वाला क्या होगा, यहाँ टेम्परेचर अभी हाई है, इतने जल्दी ये ठंडा नहीं होने वाला, क्योंकि पानी जितने जल्दी धीरे धीरे करके ठंडा होता है, धीरे धीरे करके क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है ना। तो यहां जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब क्या होगा, यहां हाई यहां लो। अब यहां पर आप देखेंगे तो जो पवन है, वायु है, वो कैसे होगा, विंड इस प्रकार से फ्लो होना शुरू हो जाएगा ना दोनों तरफ से। ये तटीयवर्ती कोस्टल रीजन में यहां पवन आपको ठंडा करती रहेगी, तो आपको ज्यादा जरूरी है नहीं एसी की, बिल कम आएगा, ठीक है ना। चलो, बात क्लियर हो गई ना। तो ये समुद्र तल से दूरी, अगर आप या वो सॉरी समुद्र से दूरी, ये क्लियर हो गया। अगर यहां से आप जैसे जैसे दूर जाएंगे ये पवन आपको नहीं मिलेगी ना, इसे क्या कहते हैं, सागरीय पवन, ओसेनिक विंड। और ये यहां से ओसेनिक है और यहां से क्या हो गई, अर्थ वेव या विंड पवन, इसे कहते हैं धरातलीय पवन, ठीक है ना। दोनों अलग अलग मूव कर रही हैं, रात के समय, दिन के समय। वहीं अगर आप देखें कि समुद्र से ज्यादा दूर पहुंच गए, चलो इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बीच में ऊपर पहुंच जाओ पर्वतों की तरफ, भारत में यहां से दूर पहुंच गए तो यूपी वगैरह में इसका ज्यादा, महाराष्ट्र के किनारे वाले गांव जो है उसी में तो ये फायदा देगा। लेकिन जैसे ही एक शहर निकल गया, खेल खत्म है। ये ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर तक का अपना काम बनाएगा, 10 किलोमीटर बना लेगा। इससे ज्यादा गहराई में जाओगे फिर तो ये अलग बन गया, रीजन ही अलग हो गया, वहां पवन अपना अलग रूप धारण करके घूम रही है, समझ गए ना। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भी पर्यावरण आपका चेंज होता जाएगा, वहां की वनस्पति चेंज हो जाएगी, वहां का खाना पीना रहना, ये सारे के सारी चीजें अलग होती जाएंगी। अगर आप कोस्टल एरिया में हैं, समुद्र के किनारे वाले एरिया में, तो खूब केला खा सकते हो, नारियल का पानी जबरदस्त पी सकते हो, है ना।
150 रुपये में वो आपके यहाँ क्या बोलते हैं, टीपा, 20 लीटर वाला, जैसे कनस्तर बोलते हैं ना हम लोग, कनस्तर, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा में टीपा बोलते हैं उसको। 150 रुपये में, 2012 की बात बता रहा हूँ। हमारे साथ वाले धर धर के लाए थे, ले चल रहा यार, गरी का तेल, कौन सा ये उसका वो नारियल वाला तेल, भर के लाए थे, जबरदस्त, बहुत सस्ता था। और इतना प्यारा गांव, इतना प्यारा गांव, कन्याकुमारी दला लास्ट पार्ट है इसका। वहां पर इलेक्ट्रिक वो नहीं चलती थी, क्या बोलते हैं, ट्रेन, ये कौन सा, तो नागरकोइल, यहाँ से ट्रेन बदल गई थी, मतलब उसमें वो कोयले वाली, वो उससे गए थे हम लोग। बड़ा मस्त एरिया, जैसे नीचे को जाओ ऐसे लगता है बस अब पानी नदी में आ रहे हैं, लेकिन पता चलता है समुद्र ही समुद्र है। अच्छा है। और वहां कोई भी आपको पान की दुकान, पान नहीं मिलेगा खाने को, मतलब पान के जो ठेले भी है वो दूसरी तरीका का कुछ रखते थे शायद, और कोई थूकता हुआ नहीं मिलेगा, पूरा इतना क्लियर, गुटखा ढूंढने से नहीं मिलने वाला है। तो उस समय में इतना था, तो अब तो और भी ज्यादा वहां होगा। बहुत अच्छा, मजा सा आने लगा था वहां, मजा आ गया, वाह कहाँ आ गए, ऐसा वाला। और खाना पीना भी बड़ा सस्ता, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम, कष्टदायी। सवेरे से शाम तक एक ही चीज मिलेगी, डोसा इडली, डोसा इडली, डोसा इडली, वो भी नारियल के तेल से ही बनी है, नारियल में उसमें मतलब उसको ऐसे करते थे, वो नारियल ऐसे होने लगा था। तो एक था कोई, ये एक होटल था, वो देता 35 रुपए में खाना भरपूर, वो कोई कौन सा तो था, ये पतंजलि करके था। तो वो वाला बहुत एक नंबर, वहां खाए थे जबरदस्त। आपको कितना दही, कितना शक्कर, कितनी रोटी, कितनी मिर्च, कोई मायने नहीं, आप खाओ, 35 रुपए दे दो। अब तो सब जाने कहाँ पहुंचा होगा वो, समझ गए ना। तो यहाँ से अ, आप जाएंगे जब, क्या बोलते हैं, अंदर की ओर, तो क्लाइमेट चेंज हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन आपको केला मिल जाएगा जबरदस्त तरीका से, मछली, ताजी मछली, समुद्री मछली मिल जाएगी, है ना। और यहाँ केकड़े मिल जाएंगे समुद्री, बड़े बड़े केकड़े लाते हैं, पकड़ के रखे रहते हैं। और हमारे यहाँ जैसे सब्जी की दुकान लगती है ना, ये मार्केट कहीं पे भी, वैसा मार्केट पूरे में मछली, पूरे में केकड़ा, झींगा, मछली, हर तरीका की, ये चलता था। 15 रुपए में इतनी बड़ी मछली फ्राई करके लो ले जाओ। और लेकिन खाने को उसमें क्या था, ऊपर से वो ऐसे डाल देते हैं मसाला, इसके बाद वो इडली थी शायद, चावल की बनी हुई, वो ले खा ले, आदमी पागल हो जाएगा। अच्छी चीजें थी। 15 रुपए में पूरा एक ताड़ी, ताड़ी जानते हो ना, हाँ, 15 रुपए बोतल एक। हर चीज का मतलब, वहां गए तो सर्वे के लिए, तो हर चीज वहां बहुत मस्त, एक एक चीज को, वहां सोशियो इकोनॉमिक सर्वे था, तो हर चीज को देखना, उसको समझना, अच्छा लगा, मजा आया था। फिर दूसरी बार गया था कन्याकुमारी, नैनीताल, वहां का भी बहुत मस्त था। चलिएगा, लौट के आते हैं। नैनीताल का अलग ही अपना एंजॉय है, वहां पे अलग ही चीजें हैं। वो वहां पे टेम्परेचर और व्यक्ति जो काम कर रहे होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग, जैसे गर्मी हुई, सर्दी हुई, बरसात हुई, तो उनका अप और डाउन लगा रहता है, नीचे घाटी में, घाटी से ऊपर में, ठीक है ना। तो वहां पे भी इसमें भी एनाबेटिक और कैटाबेटिक, आपको विंड पूछ लेता है, एनाबेटिक विंड क्या है, कैटाबेटिक विंड क्या है, उसे कहते हैं पर्वतीय समीर और घाटी समीर। ये कैसे काम करती है, वो भी दिन और रात में बदल जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हम केवल अभी समुद्र तल से बात कर रहे हैं, उसको अगर समझना हो तो आप अलग बताइएगा, ठीक है, उसको भी समझा देंगे। दूसरा आता है यहाँ पे क्या, कि चौथा पॉइंट आता है आपका, समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है ना। अब समुद्र से दूरी था अभी, और अब क्या रहा है, समुद्र तल से ऊंचाई। तो मतलब ये क्या हो गया आपका, एक लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड, एक हो गया अल्टीट्यूड, ऊपर जाने पर, ठीक है ना। तो यहां देखो, यहां पे जलवायु अलग तरीका से है। आपने यहां देखा भारत में, यहां आते हैं तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये दोनों है ना, ये दोनों मिलकर यहाँ पे जहां मिलते हैं, यहाँ एक कार्डामम की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां,
के नाम से फेमस है। यहीं पे जब आप इस तरफ से एक पलानी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो एक है ऊटक मंडपम, जैसे ऊटी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, हिल स्टेशन है, लोग एंजॉय करने जाते हैं, बर्फ जमी होती है, जबकि यहाँ के लोग सारे लुंगी पहन के घूम रहे होते हैं। आर्द्रता ज्यादा, ह्यूमिडिटी होती है, आप पैंट पहन के जाएंगे, चलना मुश्किल हो जाएगा आपको, कुछ देर में आपको लगेगा कि अब मुश्किल है चलना, क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण कट जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, लोग खुला पहनते हैं ताकि हवा आराम से आ जा सके, तो इसलिए यहाँ का अलग ही है। और यहाँ पे आप जाओगे ऊटी में, यहाँ पे क्या है, जबरदस्त ठंड है। आप यहाँ देखो, ये वाला पार्ट जो है ये आल्पस वाला, वो सॉरी अरावली वाला पर्वत है आपका, राजस्थान से होकर के और दिल्ली तक पहाड़ियां पूरी फैली हुई है, कौन सी है, अरावली है। और ये अरावली जो माउंटेन है वह विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन, राइट ना। अगर भारत में, विश्व में फोल्डेड सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन पूछा जाए तो कौन सा है, अरावली। और न्यूली पूछा जाए बिल्कुल लेटेस्ट फोल्डेड माउंटेन, तो वह हिमालय का भी तीसरा ले लो, शिवालिक, ठीक है ना। तो हमारे भारत में पूरी विविधता है, तुम्हें क्या चाहिए वो सब मिलेगा यहाँ। किस प्रकार की क्लाइमेट चाहिए वो मिलेगी तुम्हें, बीच चाहिए मिलेगा, रेगिस्तान चाहिए मिलेगा, प्लेन चाहिए मिलेगा, माउंटेन चाहिए मिलेगा, प्लेट्यू चाहिए मिलेगा, सब मिलेगा, ठीक है ना। तो यहां हर तरीका से आप, तो जैसे जैसे समुद्र से ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, हमारे ट्रोपोस्फियर में जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है। अब कितना डाउन होता है ये पूछ लेता है, इसका रेट क्या है, तो 165 मीटर अप जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। वायुमंडल में क्षोभ मंडल की बात कर रहा हूं, जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, 165 मीटर, 165 मीटर एबव जाने पर क्या हो जाता है, 1 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है, फॉल हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है ना। इसीलिए यहां पे क्षोभ मंडल में या फिर हम कहें पहाड़ों पर क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई जाते हैं वहां ठंडक हो जाती है, घनत्व तो कम होने लगता है, और वहां बर्फ जमी मिलती है, और नीचे क्या मिलता है, गर्मी होती है। समझ गए ना। हम लोग जब दिल्ली से निकल के बरेली से होते हुए ऊपर जाएंगे, मेरठ से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ेंगे ना, यहां से चढ़ाई शुरू हो जाएगी आपके नैनीताल के लिए ऊपर। तो धीरे धीरे करके जब ऊपर को जाओगे तो आपको अलग ही मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। क्लाइमेट के साथ साथ मैं कह रहा हूं पेड़ पौधे जीव जंतु आपको अलग प्रकार से दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, जबकि प्लेन में वही अलग प्रकार से है, ठीक है ना। चलो लौट के चलें, कहां पर पहुंचते हैं अब, ये आपके हो गए समुद्र तल से ऊंचाई, दूरी, जलवायु, भौगोलिक स्थिति क्या है, ये हमारे पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक है, फैक्टर है। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर। उच्चावचन, अब बात आती है जो घाटी वाली बात कर रहे थे, ठीक है ना, वहां पहुंचते हैं। पांचवा जो फैक्टर था वो है आपका उच्चावचन। ये क्या होता है, ट्रोपोग्राफी, ठीक है ना। किसी भी स्थान की ट्रोपोग्राफी होती है। ट्रोपोग्राफी क्या है, तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा यहां पे, सेकेंड, ठीक। देखो, हमारा भारत हो या कहीं पर भी हो, तो हमें 3-4 चीजें हमेशा देखने को मिलेंगी। क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, एक महाद्वीप होगा ना, महासागर होगा, महाद्वीप, महासागर होगा, सागर होगा, मैदान होगा, नदी होगा, पर्वत होगा, पठार होगा, झील होगी, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी ना। अब माउंटेन भी है, पर्वत भी है, तो आपको मिल सकता है, कैसे कैसे पर्वत मिल सकते हैं, एक फोल्डेड मतलब वलित पर्वत मिल सकते हैं, फोल्डेड माउंटेन मिल सकते हैं। एक कौन से मिल सकते हैं आपको, ज्वालामुखी वाले, वॉल्केनिक
ज्वालामुखी वाले पर्वत हो सकते हैं, और एक कौन से होते हैं, भ्रंश वाले पर्वत हो सकते हैं, ठीक है, फाल्ट वाले जो, ये अलग अलग तरीका से जो बने होंगे, उनकी वहां पर क्लाइमेट वगैरह या टोपोग्राफी उनकी अलग भिन्न होगी, और भिन्न होगी तो उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, वहां पर एनवायरमेंट पर्यावरण होगा। अब इसमें से आप किसी को ले लो, अगर आप भारत की बात करें तो भारत के देखो यहां पर क्या है, यह अरब सागर है, महासागर, हिंद महासागर, और यहाँ क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ का तो एक अलग ही ट्रोपोग्राफी होगी। यहाँ की मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो पार्ट था ये प्रायद्वीपीय पेनिसुलर पार्ट है, यहाँ पर भी पूरा का पूरा प्लेट्यू वाला है, यहाँ पानी भरा रहता है, यहाँ पे अलग तरीके से अपना अलग क्लाइमेट चल रहा है, समझ गए ना। आप ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, चलो यहां से आप ऊपर बढ़े तो यहाँ एक गुजरात वाला पार्ट और राजस्थान वाला पार्ट है, यहाँ क्या हो गया, ये पूरा क्या आ गया आपका पर्वत वाला पार्ट हो गया। ये यहां से आप देखो ये वाला पार्ट जैसे हम फिजिकल इंडिया में पढ़ते हैं, ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन हो गया ना। अब हिमालय माउंटेन में अलग अलग रिज है, इसमें हमने नाम दिए थे क्या, एक यहाँ पे मिडिल हिमालय, और ये क्या हो गया, शिवालिक, ये ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो इसे ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं, जैसे काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहाँ पर कैलाश भी है, यहाँ झीलें भी है, ठीक है ना। तो यहाँ का अगर आप देखेंगे तो ये ट्रोपोग्राफी अलग दिखाई दे रही है। धीरे से नीचे आ जाओ, नीचे आओगे आप तो यहाँ पर ये वाला पूरा पार्ट यहां से लेके यहां तक, और ये वाला पूरा यहां तक, ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, प्लेन मैदान हो गया, मैदानी भाग मिल गया ना। तो पहला ट्रोपोग्राफी तो ये हो गई, सेकेंड ये हो गई, थर्ड ये हो गई, और फोर्थ में ये हो गए, देखो समुद्र तटीय मैदान। और अगर आप फिफ्थ जानना चाहते हैं तो ये देखो, ये क्या है, द्वीप है, समझ रहे ना। तो यहां की जहां की जैसी ट्रोपोग्राफी होगी इनसे रिलेटेड होगी, तो वहां का क्लाइमेट या एनवायरमेंट अलग होगा। अब घाटियों का देखें, पर्वत देख लो यहां पर, तो यहां पर देखो दिन के समय मैदान में यहां पे सब जगह आप अलग अलग तरीका से पाओगे। अगर हम माउंटेन में बात करते हैं तो यहां अप और डाउन है, ठीक है ना। तो दिन का समय देखो, ये डे है, दिन के समय जैसे ही सन आया, सन रेज जैसे ही आएंगे, ये वाला पार्ट क्या होगा, गर्म हो जाएगा ना, ऊपर का गर्म होगा। तो यहां पर जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होगा, यहां पर टेम्परेचर टेम्परेचर हाई होगा, है ना। टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा ना। जबकि यहां तलहटी में टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ पाएगा, तो यहां टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। हाई प्रेशर मतलब वायु कैसे, ठंडी की गर्म, यह ठंडी है ना, वायु कैसी है, ठंडी है। अगर यहां से वायु जो लो प्रेशर होगा तो वायु ऊपर उठ जाएगी, भागेगी यहां से, तो यहां नीचे से वायु क्या होती है, इधर को इस स्थान को लेने पहुंच जाती है दोनों साइड। इसको कहते हैं आप कैसा, इसको आप क्या कहते हैं, घाटी से चल रही है ना, तो इसे क्या कहेंगे आप, कैटावेटिक, या इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं घाटी समीर। अरे यार इसको एक बार में समझ में नहीं आता है, घाटी समीर, ठीक है ना। तो दिन के समय कौन सी चल रही है, घाटी समीर, एक ऐसी है ठंडी ठंडी है, ठंडी है ना, ओके। अब रात हुई, ठीक, ये वाला कंडीशन हो गया, रात आ गई, रात में क्या होगा, यहाँ पे जितना जल्दी ये गर्म हुआ था उतना जल्दी ये ठंडा हो गया, ठंडा हो गया तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेस जो टेम्परेचर जो है, सॉरी यहाँ पी की जगह टी बना देता हूं, यहाँ टेम्परेचर लो हो गया,
तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और जबकि यहाँ टेम्परेचर दिन के समय में क्या होता रहा, यहां से वायु ऊपर चलती रही, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया, और यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब लो प्रेशर होगा तो यहां से वायु उठ के ऊपर गई, तो रात के समय वायु इस प्रकार से चलेगी, पवन ऐसे आएगी, विंड नीचे घाटी की ओर उतरेगी, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, एनाबैटिक, इसे बोलते हैं पर्वतीय ठीक है। आगे बढ़े। अगर यही चीजें हम देखें मैदानी भाग में, तो मैदानी भाग में क्या दिन और रात में ठंड और गर्मी का कुछ असर होगा, नहीं। तो यहाँ के जीव जंतु किस प्रकार से जिएंगे, यहाँ का एनवायरमेंट बिल्कुल अलग हो गया, हमारा सॉरी कोस्टल रीजन वाला अलग हो गया, और ये प्लेट्यू वाला तो बिल्कुल ही भिन्न है, अलग तरीका से जी रहे। मैदान वाला अलग अपनी मस्ती में है। यहां अगर गर्मी पड़ेगी तो जबरदस्त गर्मी रहेगी फिर, और ठंडक होगी तो ठंडक भी। हालांकि ठंडक का ज्यादा प्रभाव कहां पड़ेगा, पर्वतीय एरिया में, माउंटेन वाले एरिया में, लेकिन ये खुला एरिया पड़ जाता है। जब खुला होता है तो यहां पर भी शीत लहरें भयंकर तरीका से पड़ती हैं, तो उनसे बचाव, वो पर्यावरण में कैसे उसको सस्टेन करना है, वो सारे की सारी चीजें वहां लागू होगी। तो अधिकांश फिर भी अगर मान लिया जाए तो प्लेन वाले जितना एरिया है, ये लोग हर तरीका से फायदा उठा लेते। अब जब फायदा होते, इनको फायदा होता है तो बहुत मोटी रकम कमाते हैं। जैसे फसलें ले लो, सारे यहाँ पे होती हैं, आप ले लो पंजाब ले लो, यूपी ले लो, बिहार ले लो, एमपी ले लो, सारा का सारा रीजन खूब जबरदस्त क्या है, क्या वो उपजाऊ है, फर्टाइल है, और सारे रिवर भी इधर ही से होके आ रही है, तो इनको पानी भी सफिशियंट है। तो ये काम कम करते हैं, भाई तू कर ले, तेरे गरीब है, तुम इतना दे दे, मुझे 1 लाख रुपए इतना दे दे, इतना 1 साल के लिए खेत तेरा। अब 1 लाख रुपए जेब में आ गया, भले 1 लाख उसमें यूपी में लगभग लगभग चल रहा है 50,000 रुपये एकड़। मतलब 1 एकड़ अगर आप हम आपको दे रहे हैं 1 साल के लिए, तो आप 50,000 रुपये दो, हम जेब में डालेंगे, इसके बाद तुम 1 साल तक वहां सिर मारते रहो, जितना कमाओ कमाओ। लेकिन मैं जिनके पास बड़े बड़ी चीजें हैं वो यही करते हैं, अधिकांश बहुत कम लोग करते हैं खेती, ठीक है ना। कुछ अच्छे आदमी भी हैं जो खुद करते हैं, लेकिन जो उपद्री किस्म के, उन्होंने रुपए ले लिए, अब रुपए जाया है, फ्री का आया, दिन भर खाते रहो, सोते रहो, ज्यादा हो तो लड़ लो, और ज्यादातर लड़ ही लो, अदरवाइज जो रुपए का क्या करेंगे। तो अधिकांश के रुपए कहां जाते हैं, केस में, सोते रहते हैं चलो अगली साल आएगी, फिर किसी को देंगे, फिर वो रुपए देगा, फिर देखा जाएगा, ये चलता रहता है। तो ऐसी जगह के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो बहुत बदमाश किस्म के होते हैं, इसीलिए आप देखो यूपी वाले बदनाम हैं, एमपी वाले बदनाम हैं, बिहार वाले बदनाम हैं। भाई हम खुद यहाँ लोग जैसे यूपी, अच्छा तो ठीक है, फिर चलते हैं, लोग अलग दृष्टि से देखने लगते हैं कि भाई गड़बड़ तो नहीं है कहीं। और आजकल योगी जी हैं तो जो भी यूपी का बाहर दिखाई देता है तो शक की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि योगी जी का फरमान है कि भाई या तो सुधर के रहो या यहां से भाग जाओ, अदरवाइज प्रभु से मेल करा देंगे। तो लोग कहते हैं ये भाग के आया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। चलिएगा, बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो, तो यहां पर हर जगह पे आप देख रहे हैं किसका, उच्चावचन का प्रभाव अलग अलग पड़ता है। वहीं पे यहां देखो, ये वाला पार्ट जो हम अभी अरावली का बोल रहे थे, ये वाला पार्ट जो है यहां पर, इसे क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो एरिया। एक यहां वृष्टि छाया प्रदेश बनता है, जब जलवायु पढ़ाएंगे, क्लाइमेट मानसून पढ़ाएंगे, तब ये कोई बता सकता है, अदरवाइज तो मैं कोई नहीं बताएगा, ये चीज मैं बता देता। चलो, ये वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, यहां से जो आपका दक्षिण पश्चिम वाला मानसून आता है ना, ये यहां से आकर के ऐसे गुजरता है और दिल्ली की ओर जाता है,
तो बारिश तो यहां पे भी करना था इसको, लेकिन यहां हमारे अरावली महोदय बैठे हैं ऐसे, तो ये क्या करती हैं, ये जो यहां से मानसून आ रहा है ना, पवन आ रही है ना, विंड आ रही है ना, तो ये क्या होता है कि ये पानी को लेके आ रही होती है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा ऊपर वायु इसकी नहीं रहती है, क्योंकि ये क्या है, भारी है, हैवी विंड होती है, तो ये नीचे नीचे यहां से जा रही है। अब यहां बारिश करती तो, लेकिन माउंटेन आ गया, बोले इधर आओ। एक खड़ा इधर से पवन आई, इसने कहा तुम ऊपर तो उठ नहीं सकते, तुम में दम है ही नहीं कि तुम पार करके इधर चले जाओ। जा तो सकते थे, जाना तो था, लेकिन यहाँ पे आ गया पूरा अरावली, तुमने कहा, उसने कहा तुम बस ऐसे ही चले जाओ, तो चढ़ने की कोशिश भी मत करना। तो ये पूरी की पूरी मानसूनी जो वायु होती है वो कहां पहुंच गई, दिल्ली। इसीलिए दिल्ली के बाद फिर रिटर्न होता है कहां पर, यूपी, एमपी, बिहार, ये ऐसे जाके ऐसे लौटता है मानसून। और यहाँ का तो आप यहां से बारिश होती है, यहाँ रेन शेडो होता है, क्योंकि यहाँ पे महाबलेश्वर वगैरह की जो लंबी लंबी चोटी है, इन पे से टकराता है तो वो नीचे गिरा देता, भाई नीचे जड़ गए, खत्म, ठीक है ना। कुछ बचती हैं वो इधर आती हैं, अरावली इसको इधर ले जाता है, इधर आने नहीं देता। अब जब इधर नहीं आने देता है तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो क्या बन गया, रेगिस्तान बन गया, समझ गए ना। तो यहां बन गया अपना थार डेजर्ट। बात क्लियर है कि नहीं है। तो इसीलिए इस भाग को क्या कहते हैं, रेन शैडो एरिया, वृष्टि छाया प्रदेश। अब समझ गए, जहां बारिश ना हो तो वो वृष्टि छाया हो गया। जाती वहीं से है, गुजरती सब वहीं से है, लेकिन देता कोई नहीं। ऐसे ही अपना बांग्लादेश है, ये वाला देश है, यहां से पवने आती हैं, उड़ के पहुंचती हैं कहां पर, यहाँ हिमालय से टकराने के लिए। यहाँ पे गारो खासी जयंती है, यहाँ टकराती है, भयंकर पानी बरसाती मेघालय में। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पानी बरसने का स्थान जो वो कहाँ है, मासिमराम या चेरापूंजी, दोनों एक ही पहाड़ी पर है। मासिमराम और चेरापूंजी दोनों स्थान मात्र 14 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। और कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया ऐसे फैली हुई है, ऐसे अर्धचंद्राकार में ऐसे। अब तुम आओ, इधर से मानसून की पवन आती है, सामने खड़े है, आपके टकराओगे, जाओगे कहां। अब पूरा कर लिए ना, तो जाके वो उसी पे यहाँ पे टकरा के यहीं पे बारिश कर देती है। तो ध्यान रखिएगा, मासिमराम और चेरापूंजी दोनों कहां पर है, गारो खासी जयंतिया। तो ये वाली कौन सी है, खासी पर्वत श्रेणी है, जिस पर क्या है, दोनों ही स्थान है, यहाँ पे बारिश जबरदस्त होती है, लो ले लो। अब जाने तो दोगे नहीं। अब ये हल्की हो जाती है, जैसे पानी पूरा डाल दिया हल्की हो गई, तब इसको पार करके फिर इधर जाती है, ये हिमालय। अच्छा तुम जाओगे कहां भाई, लौटो, इधर तो हम नहीं जाने देंगे। अब चीन भी परेशान, इसके ऊपर बांग्लादेश से निकल तो गए, लेकिन पानी नहीं बरसाए। अब बांग्लादेश कह रहे हैं हम पे पानी नहीं की बूंद नहीं, हमारी ऊपर से जा रहे हो। तो वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं, यहां से ये टकरा के यहां भयंकर पानी गिराए, यहां से मेघना ने उठाया इधर ले गए, यहाँ पे टकराए, यहाँ पे हमारे ब्रह्मपुत्र ने पानी उठाया, बोले चलो हम तो दे रहे, इधर आके बाढ़ का मैदान बना दिया। वो कहते हैं पानी तो बरसा नहीं, बाढ़ से हम मर गए। पक इसके साथ बड़ा बुरा हाल होता है हर साल, इसको पानी कम मिलता है बरसने वाला, लेकिन बाढ़ का पानी इतना मिलता है कि पूरी साल अपनी इकोनॉमी को उठाने में लग जाता है यार, इतना तबाह हो गया। हर साल का खेल है। ऊपर से यहाँ पे एक बांध बनाए थे भारत की तरफ से, तो वो भी अब स्टेबल नहीं रहा, क्योंकि भाई तुम पड़ोसी अगर अच्छा हो तो भाई चाय पत्ती नहीं है तो ले लो ना, आंटी के यहाँ से ले आओ, पड़ोसी से ले लो, भैया से मांग लो, बन जाता है ना। चाय पत्ती नहीं है, चाय नहीं है, बन जाता है। लेकिन अगर पड़ोसी बदमाश हो गया हो तो नहीं, इसको तो नहीं देना है। अगर घर में होगी तो भी है ही नहीं, हम तो खुद पीने ही छोड़ दिए, ले खत्म ये मामला। तो वही ये कर रहा है। पाकिस्तान के साथ क्या होगा, जो ट्रीटी थी हमारी उसके साथ वो क्या करता है, पहले था कि हम बताएंगे तुम्हें कि पानी कितना छोड़ना है, कब छोड़ना है, और हम एक लिमिट तक पानी रखेंगे, बाकी तुम्हें दे देंगे। लेकिन अब हमारी ट्रीटी खत्म हो गई, अब हमें जब मन करता है छोड़ देते हैं, जब मन करता है बंद कर देते हैं, तो उनको पता ही नहीं रहता है कि हमें मरना कब है। ऐसा ही हुआ ना कई बार, अभी बीच में 3-4 बार छोड़ दिए
पूरा का पूरा। तो जाके उनके पूरे जब खेत तब बो रहे थे तब हो गए, तबाह हो गए, और बचे थे घर वर, वो भी जानवर जानवर वो खड़े। अब जब तक बनाए तब तक हमने बंद करके यहाँ पे ले आए, गंगानगर इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है ना, उसमें बना करके आगे को ले आए। गुजरात में ऐसी जगह पर जहाँ रेगिस्तान है, उसमें भी जो नाम है ना गंगानगर वाला, एक पार्ट है भयंकर वाला, वहां पे बालू में भी कृषि करना शुरू कर दिए। सोचिएगा ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया वहां पर, जैसे ब्लैक बग कहते हैं, आ सकता है आप लोगों को, ब्लैक बग के नाम से जाना जाता है, नील गाय और रोज वगैरह जो होते हैं ना, इनको इनको उस क्लाइमेट में ले गए, कि इसको ले गए वहां पर के इतना अच्छा एक कॉन्सेप्ट है, ये आपके इकोसिस्टम में पक्का आएगा, पक्का कहीं ना कहीं से तो गिरेगा। क्योंकि अभी पूरे विश्व ने इस चीज की सराहना की है भारत के, कि जिन्होंने लोगों ने करोड़ों खरबों अरबों मिलियन ट्रिलियन रुपए लुटा दिया है एक छोटी जगह रेगिस्तान को सही करने में, वहां भारत ने एक पैसा लगाए बिना, हालांकि पैसा तो लगा है लेकिन उनके दायरे में 10% भी नहीं है वो पैसा। कुछ बीज लंबी जो जड़ों वाले वो होते हैं ना, घास फूस होती है, उनके बीज लिए उसको फेंक दिया, और ये ब्लैक बग इकट्ठे करके उधर छोड़ दिए। अब उधर छोड़ दिए तो वो खाने पीने के लिए घूमे, कुछ तो मिलेगा, कुछ उनको शुरुआत में उनको वो दिया गया प्रोत्साहन के लिए, मतलब यहाँ रहे तो कुछ खाए पिए, लोगों को दिया कि इनको खिलाओ पिलाओ, वहां उनके लिए बनाए, और वो घूमते रहे तो मिट्टी क्या हुई वहां पर, टूटी टूटी भुरभुरी हुई, और ऊपर से इन्होंने पानी डाला, पानी डाला, धीरे धीरे वो प्राकृतिक रूप से तालाब बनना शुरू हो गए वहां पे। अब पानी प्राकृतिक रूप से, अब आप उसका सैटेलाइट इमेज देखेंगे तो अब धीरे 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 करके वो डेवलप हो गया, और ऐसे लगने लगा यहाँ कभी रेगिस्तान हो गई नहीं, ऐसा बना दिया। भले ब्लैक बग छोड़ के वो काम कर रहे हैं, अब वो घूम रहे हैं, टूट रहे हैं, नए बन रहे हैं, जल रहे हैं, धीरे धीरे करके वो बढ़ रहा है, तो कितना अच्छा रहा। लेकिन अगर हमारे यहां से रेगिस्तान खत्म हुआ तो मानसून प्रभावित हो जाएगा, हमारा ध्यान रखना। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि यदि रेगिस्तान या तिब्बत का पठार भारत से खत्म कर दिया जाए तो हमारे मानसून पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर बनता है। ठीक है ना, क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। आगे चलते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? ऐसा ना हो कि वो मुरारी बापू की तरह कथा सुन लो और बाद में हम फंस जाएं। ठीक है ना, 3-5 हो गए, अब कल मिलते हैं, ठीक है ना।